आज का अपना टॉपिक है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है। ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, ये अपन इसकी बात करें कि इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, तो इसको अंग्रेजी में बोलते हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, NHRC, NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है। सबसे पहले चर्चा करते हैं कि ये जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उसका गठन किस कारण से हुआ, कैसे हुआ। तो देखिए 1991 के पेरिस सिद्धांतों के आधार पर इसका गठन किया गया था। किसका? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का। 1991 के पेरिस सिद्धांतों के आधार पर। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में आया हुआ है, इसको आप याद करना, ठीक है। 1991 के पेरिस सिद्धांतों के आधार पर आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। दूसरी बात करते हैं कि ये जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है ये किस प्रकार का संगठन है। तो ये भी प्रश्न है, 2-3 बार से भी अधिक बार आया हुआ है। क्या प्रश्न आया हुआ है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस प्रकार की संस्था है। तो आप दो चीज याद रखोगे, एक तो स्वतंत्र है, संवैधानिक है संस्था है, एक तो स्वतंत्र है संवैधानिक संस्था है, और एक इसमें आप बताओगे ये एक बहुसदस्यीय संस्था है। बहुसदस्यीय का मतलब इसके सदस्यों की संख्या अधिक है, बहुसदस्यीय संस्था है, ठीक है ना। ये दोनों नाम आप याद रखोगे। संवैधानिक संस्था है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। अब इसकी स्थापना है वो किस प्रकार से हुई, कब हुई, वो देखिएगा। देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है वो एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है, सदस्य संस्था है। आगे आप इसमें याद रखोगे कि इसकी स्थापना है वो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम में 1993 के प्रावधानों के तहत की गई थी। इसके मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में 1993 के प्रावधानों के तहत इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 12 अक्टूबर 1993 को। कई बार परीक्षा में पूछा हुआ है। 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी। इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। कहाँ है? नई दिल्ली में। प्रश्न ये बनता है कि क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो कार्यालय है क्या वो अन्य राज्यों में भी स्थापित किया जा सकता है क्या? तो आप कहोगे कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। लेकिन केंद्र सरकार की अनुमति से अन्य स्थानों पर भी इसके कार्यालय स्थापित किए जा सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात ये आती है कि ये जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है ये क्या कार्य करता है। अपने इसके अध्यक्ष सदस्यों के बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं कि ये जो मानवाधिकार है क्या है ना, कौन कौन से अधिकारों को अपने मानवाधिकारों का दर्जा दे सकते हैं। तो देखिए कि ये जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है ये संविधान के तहत नागरिकों को दिए गए मानवाधिकार है। कौन से दिए गए मानवाधिकार? जैसे कि इसमें समानता का अधिकार है, जीवन का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, या गुलामी या यातना से मुक्ति प्राप्त करने का अधिकार है, या काम पाने का अधिकार है, या शिक्षा का अधिकार है, आदि सभी प्रकार के जो अधिकार हैं उन अधिकारों को नागरिकों को उपलब्ध कराता है। या उनका उल्लंघन हो रहा है उनके अधिकारों का, तो इस प्रकार के अधिकारों के उल्लंघन होने पर उनके अधिकारों की रक्षा करने का कार्य राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग करता है, ठीक है। दूसरी अपन बात कर लेते हैं कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने अपने कुछ नियम बनाए थे, ठीक है ना।
और उन नियमों के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के द्वारा जो नियम बनाए गए थे किसके बारे में, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और संबंधित जितने भी देश हैं जिन्होंने अपने राज्य में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की है, तो सबके लिए उन्होंने नियम बनाए। क्या नियम बनाए कि किसी व्यक्ति जो जिस देश का नागरिक है उस देश के नागरिक के साथ में जाति, लिंग या इसके अलावा आप कह सकते हो राष्ट्रीयता, भाषा, धर्म आदि के आधार पर किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। कौन से आधार पर, जाति, लिंग, राष्ट्रीयता, भाषा, धर्म आदि के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि ये जो मानवाधिकार अपने बात की कई प्रकार के मानवाधिकारों की, ये मानवाधिकार आए कहां से उनका उद्भव हुआ, तो आप बता सकते हो यूएनओ से। यूएनओ में कहां से, यूएनओ में देखिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो महासभा, संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 सदस्य हैं और इन 6 सदस्यों में एक सदस्य, एक उसका पार्ट है महासभा। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं, 6 अंगों में से एक अंग है कौन सा, महासभा। अब आप इसको याद रखें कि संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने 10 दिसंबर 1948 को पेरिस में क्या किया, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार को अपनाया कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों को पूरे विश्व में लागू करेंगे और इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया जाएगा। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन की जो बात है वो कहां अपनाई गई थी, ये अपनाई गई थी पेरिस में। कब अपनाई गई, 10 दिसंबर 1948 को। 10 दिसंबर 1948 को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी। 10 दिसंबर 1948 को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी। इसी कारण प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को हमें अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, इन चीजों को आप हैं वो याद रखेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संरचना। यानी इसमें कितने अध्यक्ष हैं, कितने सदस्य हैं, कौन महासचिव है या जो भी सेक्रेटरी है, इनके कर्मचारी हैं, वो किस प्रकार से कार्य कर सकते हैं। देखिए, इसका एक अध्यक्ष होता है। ठीक है, शुरुआत में देख रहे हैं अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, एच.एल. दत्तू। एच.एल. दत्तू। ठीक है, वर्तमान की बात कर रहे हैं कि लेटेस्ट वर्तमान में। ठीक है ना, प्रश्न ये भी आ जाता है इसकी पहले राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे, रंगनाथ मिश्र। रंगनाथ मिश्र फर्स्ट थे, पहले थे। ठीक है ना, रंगनाथ मिश्र पहले थे। एच.एल. दत्तू हैं, ये वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है, अब दूसरी बात ये करते हैं कि इसमें सदस्य कितने हो सकते हैं, है ना। तो सदस्यों के बारे में देखें तो सदस्य हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, एक पूर्णकालिक। पूर्णकालिक सदस्य कितने होते हैं, 4 प्रकार के। और दूसरे कौन सा होता है, मानदेय सदस्य। अलग अलग देख लेते हैं इनको। यानी कि सदस्यों की संख्या कितनी है, 8। किताबों में हमें ये मिलता है कि इसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। जो 4 सदस्यों के बारे में किताबों में बताया जाता है वो होते हैं 4 पूर्णकालिक। इनके बारे में बहुत कम जानकारी हमें पढ़ने को मिलती है। मानव सदस्यों का अधिकांशतः किताबों से हटा लिया जाता है। 8 इनकी सदस्य संख्या 8 याद रखें। अगर ऑप्शन 8 आता है तो, अगर ऑप्शन 8 नहीं आ रहा है, केवल पूर्णकालिक सदस्यों के बारे में पूछ रहा है, तो पूर्णकालिक सदस्य हैं 4 और मानव सदस्य भी हैं 4। ठीक है, अब ये पूर्णकालिक सदस्य कौन कौन से हो सकते हैं वो आप देखें इसमें। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, ये जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होगा ये कौन होगा, ये कौन होता है, ये सर्वोच्च न्यायालय का
सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश होता है, ठीक है ना, इसको याद रखना आप, सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश है। अब ये जो पूर्णकालिक सदस्य हैं 4, इसमें क्या होगा, इसका एक सदस्य तो कौन हो सकता है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या रह चुका हो, ठीक है ना, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या तो वर्तमान में न्यायाधीश के पद पर कार्य कर रहा हो या रह चुका हो। एक सदस्य इसमें उच्च न्यायालय हाई कोर्ट का न्यायाधीश है या रह चुका हो, ठीक है ना। 2 सदस्य कौन से होंगे, जिन्हें मानवाधिकारों की जानकारी हो, जिन्हें मानवाधिकारों की जानकारी हो या मानवाधिकारों के ज्ञाता हो, ठीक है ना। ये 4 हो गए, एक सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रह चुका है, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रह चुका है, और 2 है वो मानवाधिकारों के जानकार या ज्ञाता हो। जो 4 मानव सदस्य होते हैं वो कौन से हो सकते हैं, एक तो होगा इसमें अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष है, कौन से अल्पसंख्यक का, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का, एक राष्ट्रीय एससी अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष है, एक राष्ट्रीय एसटी अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष है, एक राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष, ठीक है ना। ये इस प्रकार से ये 8 इसके सदस्य होंगे, इनको आप देख लें। इनके अलावा एक महासचिव भी होता है, कार्यपालक अधिकारी होता है ये। तो ये महासचिव है, ये कौन होता है, ये भारत सरकार के सचिव के दर्जे का होता है, और ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होता है, ठीक है। अब अपन आगे चर्चा करते हैं इसमें कि ये जो अध्यक्ष और सदस्य उनका कार्यकाल कितना होता है। तो इनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष या कार्यकाल है 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक। इनमें 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी कम हो तब तक अपने पद पर ये कार्य करते हैं। कौन है, अध्यक्ष और सदस्य। यदि दूसरी बात है, इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो आप बता सकते हो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है, लेकिन राष्ट्रपति अपनी मर्जी से नहीं करता है, ये परामर्श से करता है। किसके परामर्श से करता है, एक समिति के परामर्श से करता है। अभी समिति है, इसमें 6 सदस्य होते हैं। इस समिति में सदस्यों की संख्या 6 होती है, जिनमें आपको प्रधानमंत्री भी शामिल होता है, लोकसभा का स्पीकर भी शामिल होता है, या विपक्ष का जो नेता होता है वो भी शामिल होता है। यानी कि इस प्रकार से 6 सदस्यों की एक समिति होती है, और ये समिति जिनको सदस्य और अध्यक्ष नियुक्त करना है उनकी रिपोर्ट है, या जिनको नियुक्त करना है उनकी सूची तैयार करके राष्ट्रपति को भेजती है। यानी कि इस समिति के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। यदि इन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को पद से हटाना हो तो किस प्रकार से हटाया जाएगा, वो देखिए। इनको केवल और केवल कदाचार या असमर्थता के आधार पर हटाया जा सकता है। कदाचार या असमर्थता के आधार पर इन्हें पद से हटाया जा सकता है, लेकिन इनकी जांच कौन करेगा कि ये कदाचार या असमर्थता के आधार पर इनसे पद से हटाना है। तो आप याद रखें कि इनके खिलाफ जांच करने का अधिकार केवल है सर्वोच्च न्यायालय के पास में। सर्वोच्च न्यायालय क्या करेगा, इनकी जांच करेगा, और फिर कदाचार या असमर्थता के आधार पर इन्हें पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, इन चीजों को आप याद रखेंगे। ठीक है, अब बात ये आती है इन बातों की कि इनके पास में कौन सी शक्तियां होती हैं। अपन बहुत सारी शक्तियां हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की, लेकिन कुछ से शक्तियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि यदि मानवाधिकार से संबंधित कोई मामला आयोग के समक्ष आता है तो उस आयोग को उस मामले की जांच करने का अधिकार है। देखिएगा दोबारा कि मानवाधिकार आयोग
से संबंधित है या मानवाधिकार से संबंधित कोई मामला यदि आयोग के संज्ञान में आता है तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को उसकी जांच करने का अधिकार है। जब भी मामला है मानवाधिकार आयोग के समक्ष आता है तो उस मामले की जांच करने का अधिकार है। दूसरी बात, यह आयोग मानवाधिकार के उल्लंघन से संबंधित सभी न्यायिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। मानवाधिकार आयोग जिस प्रकार के मामले जिनमें मानवाधिकार के उल्लंघन की बात कही गई है सभी न्यायिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किसी भी बंदी गृह यानी कि जेल की जांच कर सकता है और यदि उसको किसी प्रकार की कमी या त्रुटि नजर आती है तो वो संबंधित जो अधिकारी है उनको उचित सुझाव दे सकता है। या इनके अलावा अपन बात करें तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है ये मानवाधिकार से संबंधित विभिन्न प्रकार के अनुसंधान भी कर सकता है, लेकिन वो अनुसंधान केवल मानवाधिकार से ही संबंधित होने चाहिए। इसके अलावा जो ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है ये मीडिया समाचार पत्रों के माध्यम से जनता को उनके अधिकारों के प्रति जगा सकता है, उनके अधिकारों के लिए प्रचार प्रसार कर सकता है। ये इनके अलावा आयोग के पास जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उनके पास दीवानी मामलों की शक्तियां भी प्राप्त होती हैं। अब अपन ने इस प्रकार की शक्तियों की बात की और भी बहुत सारी शक्तियां हैं। ये जो मानवाधिकार आयोग ने शक्तियों का प्रयोग किया, जांच की और ये जांच करके जो एक रिपोर्ट तैयार की वो रिपोर्ट किसे सौंपता है तो आप याद रखें आयोग अपनी रिपोर्ट हमेशा राष्ट्रपति को सौंपता है। किसे सौंपता है? राष्ट्रपति को सौंपता है और राष्ट्रपति क्या करता है इसे संसद में रखवा देता है। संसद के दोनों सदनों में इसे इसकी रिपोर्ट को रखवाया जा सकता है। ठीक है। एक प्रश्न ये भी बनता है इसमें कि जो संयुक्त राष्ट्र जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है वो कितने समय पुराने मामलों की जांच कर सकता है। तो आप याद रखें कि आयोग किसी घटना के 1 वर्ष के भीतर उस पर केवल उसकी जांच या गौर कर सकता है। 1 वर्ष से पुरानी घटनाओं पर किसी प्रकार की जांच नहीं कर सकता है। बहुत बार हमें ये भी सुनने पढ़ने को मिलता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग केवल एक सलाहकारी संस्था के रूप में कार्य करता है, उसे दंड देने की शक्ति उसके पास नहीं होती है। ये कुछ हद तक ठीक भी है, लेकिन फिर भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को मानवाधिकार से संबंधित कई प्रकार की शक्तियां प्राप्त हैं जो केवल उसी को प्राप्त होती हैं, अन्य को नहीं। ठीक है। तो ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग था। इसमें तकरीबन सभी परीक्षाओं में और कोई एक आधा प्रश्न जरूर पूछा जाता है। और आपका जो इसमें परीक्षाओं का जो आयोजन किया जा रहा है, जिस प्रकार से उसका स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, उसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार से संबंधित कोई ना कोई प्रश्न है वो अवश्य ही पूछ लिया जाता है। तो आप इस प्रकार के जो प्रश्न है वो देखें। लगभग इसमें जो भी प्रश्न बन रहे हैं वो मैंने सारे शामिल कर लिए। एक दो बार आप इसको और देख लें। धन्यवाद।